इधर बागपत में एमएलए नंद किशोर गुर्जर का एक और अजीब बयान सामने आया। इस बार नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि हिंदुओं को दरगाह पर नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे बकायदा वो एक तर्क भी दे रहे हैं, आपको सुनाते हैं। दरगाह पे तो हिंदू को जाना भी नहीं चाहिए, जहाँ कोई एक ऐसा जिहादी मरा हुआ दबा हुआ पड़ा हो नीचे और उस पर जाकर के हिंदू अगर माथा पटकता है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं है। देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु भगवान हमारे देव नारायण जी और हनुमान जी महाराज, हमारे यहाँ खाटू श्याम जी से लेकर जहाँ आदमी जाना चाहता है, ईश्वर एक है, उसके रूप अलग है। लेकिन दरगाह के अंदर तो वो जिहादी दबे हुए हैं, जिन जिहादियों ने यहाँ दुराचार किए, बेटियों को जहाँ जौहर करने को मजबूर किया, तो वो दबे हुए हैं, उनके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, उस पर जाके कोई माथा पटक रहा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं है। वो अरब कंट्रीज में भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा कर रहे हैं, मक्केश्वर महादेव की, तो जब भोलेनाथ को मुस्लिम भी मान रहे हैं, दुनिया की जब दुनिया नहीं थी तब से शंकर जी हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। तो मौलवी भी मुझे उम्मीद है कि भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। जो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं कि जो लोग डाउटफुल हैं उनको चेक करिए, उनको देखिए, अगर वो मंत्र पढ़ सकते हैं तो ठीक है, मंत्र नहीं पढ़ते हैं तो उनको जरा अंदर ले जाके तलाशी लेना चाहिए कि इनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर खतना हुआ है और वो घुस करके तिलक लगा के घुस रहे हैं तो निश्चित तौर पर दोषी हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, उनको पुलिस को पकड़ाया जाएगा। नंद किशोर गुर्जर के इस बयान पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अमीक जमई ने निशाना साधा और कहा कि अब वो सूफी संतों को भी बांट रहे हैं। देखिए, नंद किशोर गुर्जर को तो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अभी ये चुनाव का माहौल है, इसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन को एफआईआर करना चाहिए। ये विधायक इतना जाहिल विधायक है, इतना बड़ा जाहिल विधायक है कि ये सूफी संतों में धर्म को बांट रहा है। सूफी संतों ने धर्म को, जाति को तिलांजलि देकर इस देश की इंटीग्रिटी को, भारत में कोई एक जगह ऐसी है जहां पे सभी धर्मों के लोग जा सकते हैं, तो वो दरगाहें हैं जो मोहब्बत का, एका का, यूनिटी का पैगाम दिन ब दिन उसको मजबूत करते हैं। लेकिन इनके विधायक जी का ये कहना है कि उनका खतना चेक करो, मंदिर में आए तो उनका न जाने क्या क्या चेक करो। भारतीय जनता पार्टी की यही असलियत है। इधर मंत्री असीम अरुण ने उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी के काम पर फिर मोहर लगने वाली है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि जो बांटने की राजनीति करते हैं वो पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं। उपचुनाव में बहुत ही बेहतरीन माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, सरकार के काम पर मोहर पहले भी लग चुकी है और इस बार ये 9 उपचुनाव जो हो रहे हैं, सभी चुनाव, सभी विधानसभा हम लोग जीतने में सफल होंगे। इधर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यूपी में मेट्रो की कामकाज पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यूपी में मेट्रो बढ़िया चल रहा है। आरआरटीएस को लेकर उन्होंने कहा कि ये दिल्ली से मेरठ तक तकरीबन 42 किलोमीटर तक विकसित हो चुका है। इसे दिल्ली से रोहतक, पलवल और अलवर राजस्थान के लिए भी डेवलप किया जाएगा, जिसे लेकर काम शुरू हो चुका है। तो मेट्रो का प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश का अच्छा है, चाहे वो लखनऊ की मेट्रो है, कानपुर की है, आगरा की है, अथवा गाज़ियाबाद, नोएडा और आरआरटीएस मेरठ, इसमें भी प्रगति हो रही है। 3 जो पहले फेज़ में आरआरटीएस हैं उसमें मेरठ की जो दिल्ली मेरठ की लाइन है, इसी को अभी रनिंग पोजीशन में आई है। उसका लगभग 42 किलोमीटर पोर्शन वो चल चुका है और एक 40 किलोमीटर शेष है। आने वाले जून 25 तक वो 40 किलोमीटर भी पूरा होकर के उस रनिंग में वो आ जाएगा। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल दिया गया है। जनजातीय गौरव दिवस पर यह बदलाव किया गया और अब इस चौक का नाम है बिरसा मुंडा चौक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर यह जानकारी दी है। जोहार झारखंड का नारा देने वाले बिरसा मुंडा, उनकी 150वीं जयंती है। जननायक रहे बिरसा मुंडा, जिन्हें जनजातीय समाज के लोग भगवान की तरफ पूजते हैं।
उनके नाम पर अब दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम रख दिया गया है, यानी कि सराय काले खां चौक अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। आज मनोहर लाल जी ने ये चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है। ये भी बहुत अभिनंदनीय है। मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरठ में साइबर ठगों ने रिटायर्ड सीडीए अधिकारी को निशाना बनाया। 5 दिन तक घर में ही डिजिटल अरेस्ट करके रखा। बच्चों के मानव अंगों की तस्करी के मामले में फंसाने की धमकी दी कि बच्चों को फंसा देंगे ऐसे मामलों में, जिसके बाद उनसे 15 लाख रुपए की ठगी की गई है। साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसे बुजुर्ग सीडीए अधिकारी ने खुद 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। दरअसल 8 नवंबर को उनके मोबाइल फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई, जिसमें ठग ने खुद को साइबर क्राइम अधिकारी दीपक यादव बताया और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी होने की बात कही, जिसके बाद डिजिटल अरेस्ट का यह खेल शुरू हो गया। कुछ दिन पहले इन्हें एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आता है जिसमें एक बदमाश पुलिस के वेश में था। इन्हें धमकी दी जाती है कि इनका नाम एक मानव अंग तस्करी मामले में सामने आया है और अगर ये 15 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं करते हैं तो इन्हें अरेस्ट किया जाएगा। इन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और बदमाशों द्वारा इनकी एफडी तोड़वाकर इनके करीब 15 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए गए हैं। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो बार बार जागरूकता फैलाने के बाद भी अब भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें डिजिटल अरेस्ट के बारे में नहीं पता, उससे बचा कैसे जाए ये नहीं पता, और अक्सर ऐसे ठग बुजुर्गों को ही, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या किसी बैंक से रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें ही शिकार बनाते हैं। इधर फर्रुखाबाद में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बाइक खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स इलाज के दौरान उसका निधन हुआ। बताया जा रहा कि तीनों युवक उस वक्त हादसे का शिकार हुए जब वो घर लौट रहे थे। शमशाबाद के खुडनाखार मोड़ पर हादसा हुआ। बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में मौलाना पर हिंदू महिलाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के लिए बाधित करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि मौलाना मिज्जन हिंदू धर्म की 50 से 60 महिलाओं को एक पेड़ के नीचे इकट्ठा कर मुस्लिम रीति रिवाज से पूजा करवा रहा था और हिंदू देवी देवताओं को भला बुरा कह रहा था। स्थानीय लोगों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे मौके पर, जिसके बाद मौलाना मिज्जन फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा हर दिन के साथ खराब होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब दिल्ली में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ गई है और हालात पर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने ग्रैप 3 लागू करने का फैसला लिया। दिल्ली में कई और पाबंदियां लगा दी गई हैं। तो दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट जारी है। दिल्ली का AQI 420 के पार हो चला है, डार्क रेड जोन में है। वहीं नोएडा में भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। यहां पर भी AQI 350 के पार है। अभी प्रदूषण का ग्राफ बढ़ेगा ही, जानकार यही कह रहे हैं, यानी कि स्थिति और विकराल होने वाली है और ऐसे में जरूरी कदम उठाए जाने की बात हो रही है। नोएडा प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। कई स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है कि जब तक ग्रैप 3 लागू है तब तक दिल्ली में सभी स्कूल 8वीं क्लास तक के बंद होंगे। ऑनलाइन पढ़ाई हो सकेगी। तो वहीं कंस्ट्रक्शन को लेकर भी ग्रैप 3 की वजह से अब सभी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक रहेगी। खुदाई का काम भी वहीं होगा जहां बहुत जरूरी होगा। बिहार में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्रैप की स्टेज 3 लागू कर दी और जिसके साथ कई प्रतिबंध भी लागू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस वक्त हम एलिवेटेड पे मौजूद है और आप देखेंगे किस तरीके से जो सामने की बिल्डिंग्स है वो पूरी तरीके से धुंधली हो गई, ओझल हो गई है और दिखाई नहीं दे रही है।
जिस तरीके से कमोवेश स्थिति 2 दिन से है, सफेद चादर से पूरा शहर ढका हुआ है, वही स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। और दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो वो 400 के पार है और ग्रेटर नोएडा और नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 और 350 दर्ज किया गया है। फिलहाल आप तस्वीरें देखेंगे किस तरीके से सफेद चादर से पूरा शहर ढका हुआ है और जो विजिबिलिटी है वो बेहद कम है। लिहाजा लगातार जो यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट है, जिला प्रशासन है, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और तमाम अथॉरिटीज हैं, लगातार अपील कर रही है लोगों से जो स्पीड लिमिट है उसको नियमित की जाए, उसको संतुलित की जाए और माना जा रहा है आने वाले दिनों में एक्सप्रेसवे की जो लिमिट्स है उसको तय किया जाएगा। लेकिन अब हम आपको बता दें कि किस तरीके से जो ग्रैब की स्टेज 3 लागू की गई है उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पूरी तरीके से बैन रहेगा, रोड निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से बैन रहेगा और सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो ट्रक का इस्तेमाल होता है यानी जो सीएनडी वेस्ट को कैरी करते हैं उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। प्रमुख सड़कों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी के छिड़काव की बात कही गई है। ग्रेटर नोएडा में ट्रैक्टर निकालने को लेकर बवाल हुआ, 2 पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई और साथ ही साथ मारपीट के बाद गोली भी चली है। गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। गांव में तनावपूर्ण स्थिति है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। रबुपुरा के भीकमपुर गांव का ये मामला है।